नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सामान्य प्रबंधन जिसे हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रबंधन होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रबंधन की कुछ परिभाषाएं और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। अभी हम जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बेसिक रूप से। इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, इसके उद्देश्य होंगे, साथ ही इसका महत्व हम देखेंगे। इसके अलावा इसके कार्य क्या होते हैं, प्रबंध कला है या विज्ञान है, उसका नेचर को जानेंगे। उसके बाद हम जो है उसके बाद कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय को जानेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो बेसिक चीज़ है यानी कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की प्रकृति, उसका महत्व, उसकी विशेषता, ये सारी चीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है आपका सभी डायमेंशन से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, अभी तक आप जो है वीडियो देख रहे थे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जो देख रहे थे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। परंतु यहाँ पे ओनली कंप्यूटर के वीडियो आएंगे आप, ठीक है। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो वो आएंगे आपके SSW, MPPSC एंड व्यापम में। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो ढूंढने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ। आगे हम देखने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो प्रबंध के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जाना है कि प्रबंध लोगों से काम कराने की कला है, ठीक है। अब कला के साथ साथ इसको विज्ञान भी बोला गया है। कुछ लोगों ने इसको संकीर्ण अर्थ यानी कि छोटे अर्थ में व्यक्त किया है, कुछ लोगों ने इसको कला और विज्ञान यानी व्यापक रूप में व्यक्त किया है। उसके अलावा अलग अलग व्यक्ति यानी टेलर महोदय ने कुछ अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। साथ ही कार्यात्मक जो प्रबंध का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है किसने, हेनरी फ्योल ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही इनके अलावा कुछ और व्यक्ति है प्रबंधक, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन या परिभाषाएं दी है, उनको हमने विस्तार से ऑलरेडी देख लिया है। जैसे कि यहाँ हम जो है परिभाषा की अगर बात करें, मतलब जो विशेषताओं की बात करें, तो विशेषताओं में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब मुझे बताइए, कोई भी संस्था होगा, कोई भी व्यापार, मान लो उदाहरण के रूप में स्कूल की अगर बात करें, स्कूल, ठीक है, स्कूल का अपना एक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा प्रोवाइड करना, शिक्षा, ठीक है। मान लो एक व्यापार है, ठीक है, और व्यापार का उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, क्या होगा, प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये इनका एक निश्चित उद्देश्य है। अगर ये अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो सिंपल सी बात है, इनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। मतलब स्कूल स्कूल कब माना जाएगा, जब वो शिक्षा प्रदान करे। व्यापार कब माना जाएगा, वो जो जब वो जो है सारी चीज़ें मैनेज करके अपना लाभ कमाए। तो अगर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। तो इसलिए प्रबंध को एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना गया है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं, उनका सबका एक निश्चित उद्देश्य होता है जो कि संस्था का उद्देश्य होता है। उनका पर्सनल उद्देश्य अलग होता है परंतु वो संस्था के उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि हर एक जहाँ पे भी प्रबंध यूज होता है, जहाँ भी कोई संस्था हो, कोई व्यापार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें जो है एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पे प्रबंध को एक क्या माना गया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना है। उसके बाद प्रबंध जो है सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, कोई भी संस्था ले लो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया हो या फिर अन्य कोई देश हो, विदेशी राज्य भी हो सकते हैं, तो इन सभी में हमको जो है प्रबंध को देखने को मिलेगा। यानी प्रबंध हर जगह देखने को मिलेगा। अब प्रबंध करने की जो कलाकारी है या फिर जो यूज़ करने की टेक्नोलॉजी, वो अलग अलग हो सकती है अपने अपने अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रबंध जो है हर एक उस व्यापार में यूज़ होगा जहाँ पर लोग समूह में काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार छोटा हो, बड़ा हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी जगह क्या यूज़ होगा, प्रबंध का यूज़ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारे पास में, यहाँ पे प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध का मतलब होता है, जैसे मान लो कारखाना, कारखाना जो है उसको उत्पादन करने का काम करेगा, यानी प्रोडक्शन करने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल मरीज की सेवा या मरीज का इलाज करने पर फोकस करेगा। या फिर हम बात करें कोई और संस्था, जैसे मार्केटिंग की अगर बात करें
तो मार्केटिंग अच्छे से मार्केटिंग करेगा, यानी कि अपने कार्य का प्रबंध करता है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो तो प्रबंध एक प्रकार का बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब विभिन्न प्रकार के डायमेंशन हो सकते हैं। तो पहला कार्य का प्रबंध देखें। दूसरा हम देखते हैं व्यक्ति का प्रबंध। व्यक्ति मतलब होता है मानव का प्रबंध। ठीक है, मानव संसाधन का प्रबंध। तो मानव संसाधन की अगर बात करें, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ज़्यादातर काम मशीन से हो रहा है। तो मुझे बताइए कि सिर्फ मशीन से काम हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस मॉडर्न युग में भी, यानी कि आधुनिक प्रबंध के युग में भी, तकनीक होने के बावजूद मानव का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। तो प्रबंध जो है मानव के प्रबंध पे भी अपना काम करता है। नेक्स्ट जो होता है परिचालन। परिचालन का मतलब होता है एक प्रकार से एग्जीक्यूशन। तो जब भी हम इनपुट देते हैं, मतलब कच्चा माल देंगे, क्या होगा? वो प्रोसेस होगा और आउटपुट यानी कि हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया किस माध्यम से हो रही है? एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है शुरू से लेकर एंड तक, उसको मैनेज करने का काम भी किसका हो रहा है? प्रबंध का। तो इस हिसाब से बोले तो प्रबंध जो है स्टार्ट से लेकर, व्यापार में स्टार्ट से लेकर एंड तक यहाँ काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार से वो अपने डायमेंशन से मेंटेन कर रहा है किसी भी काम को। इसके बाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम जो है किसी भी काम को करने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी कि उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग का मतलब होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उस काम को करने के लिए क्या विधि उत्तम होगी कि ताकि हमारी लागत जो है कम आए और लाभ जो है अधिक से अधिक मिले। दूसरा, इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? संगठन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। व्यक्तियों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करे। संगठन, जैसे आप भी संगठन का हिस्सा बनोगे, तो जैसे मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत आप जो है शासन प्रणाली को अच्छे से संचालित करने में उसका पार्ट बन रहे हो। तो प्लानिंग जो की गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। समय समय पर जो है नियुक्ति यानी कि स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसको नेतृत्व यानी कि डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टिंग करने के साथ साथ उसमें समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो है हमको कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, नियंत्रण की। तो ये सारे काम जो है एक के बाद एक रेगुलर चलते जाते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है स्थिर नहीं रहती। मतलब एक प्रकार से अगर बोलें कि प्रबंध का काम प्लानिंग करने से खत्म हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में दायित्वों को सौंपना, कार्य को सौंपना, नेतृत्व करना, उनका जो दायित्व सौंपा गया है उससे उसके काम का मिलान करना, तो ये कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये सारे काम जो है चलते रहते कि नहीं क्रमशः, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला गया है। यानी कि व्यापार शुरू होने से जैसी प्रक्रिया शुरू होती है प्रबंध की, वो चलते रहता है। बंद होता है कि कभी नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। एक चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया का मतलब मैंने बताया था, जहाँ भी ग्रुप में लोग काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबंध। तो ग्रुप में काम करने का मतलब सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। उन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में। अब इतने सारे लोग मिलकर क्या काम कर रहे हैं? एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। सामूहिक रूप से किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। यानी कि कंपनी का एक निश्चित उद्देश्य है प्रॉफिट, उसके लिए काम कर रहा है सब मिलकर। तो सब मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है सामूहिक क्रिया। किसी एक व्यक्ति का काम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो प्रबंध के अंतर्गत हमको सामूहिक क्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य का मतलब आप समझ जाइए, परिवर्तन संसार का नियम है। ये चीज़ तो आपको पता चल गई। जैसे उदाहरण के लिए कुछ समय पश्चात कोरोना आया था। ठीक है, कोरोना के समय जो है जो भी मैनेजमेंट किया गया था उसको बदलाव करना पड़ा। तो ऐसा थोड़ी है कि बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे गतिशील कार्य बोला गया है। अब जैसे अगर प्रबंध नहीं होता तो लोगों को जो भी काम कर रहे हैं उनको परिवर्तन पसंद नहीं होता, परंतु प्रबंध के अंतर्गत हमको ये हेल्प मिल जाती है कि लोगों को परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? एक प्रकार से मैनेज कर लिया जाता है कि परिवर्तन को स्वीकार कर सके। तो प्रबंध को गतिशील कार्य बोला गया है। जैसे अलग अलग जो कंपनी है, मान लो उदाहरण के लिए पहले क्या चलती थी? शॉप ज़्यादातर, परंतु शॉप से खुलकर क्या आ गया? शॉपिंग मॉल बन गए। ठीक है, तो ये लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, यानी बदलाव के कारण जो है कंपनी अपने मैनेजमेंट में क्या कर रही है? अपने परिवर्तन कर रही है। तो इसलिए इसको गतिशील बोला गया है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते रहेगा। ठीक है, यानी कि स्थिर है क्या? नहीं, तो बदलाव होते रहना चाहिए, उसी को बोला गया है गतिशील। यानी कि प्रबंध क्या है? एक गतिशील कार्य है। इसके अलावा एक अमूर्त शक्ति इसको बोला गया है। अब अमूर्त शक्ति किसे बोलते हैं? जो दिखाई न दे। तो सिंपल सी बात है, प्रबंध को आप देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। किसी भी व्यापार में प्रबंध को कैसे फील किया जाता है? प्रबंध अगर अच्छा है तो व्यापार क्या होगा? सफल,
और अगर प्रबंध में कोई दिक्कत है तो व्यापार क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो बस इससे बस हमको फील किया जा सकता है कि सफल अगर हो रहा है यानी कि आगे बढ़ रहा है प्रबंध, मतलब व्यापार, तो सिंपल सी बात वहाँ का प्रबंध अच्छा है। तो इस हिसाब से उसको फील कर सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं देख सकते, मूर्त अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रबंध के सारी विशेषताओं को यहाँ पे देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कोई भी व्यापार या कोई संस्था अपना काम करती है। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रॉफिट हो, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। उसके बाद प्रबंध सर्वव्यापी है। व्यापार छोटा बड़ा, गैर सरकारी, राजनीतिक, आर्थिक, सभी जगह आपको प्रबंध देखने को मिलेगा। बहुआयामी प्रबंध प्रबंध जो है व्यापार के अंतर्गत जितनी भी स्टेज होते हैं सभी जगह आपको प्रबंध देखने को मिलता होगा। उत्पादन के समय, मार्केटिंग के समय, सेल्स के समय, फाइनेंस के समय, हर समय जो है प्रबंध देखने को मिलता होगा। निरंतर चलते रहता है, प्लानिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी इसके कार्य हैं वो कंप्लीट चलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलकर जो है प्रबंध यहाँ पे होता है, तो इसलिए सामूहिक क्रिया बोला गया है। परिवर्तन के अनुसार इसको मैनेज किया जा सकता है, यानी कि गतिशील कार्य है। साथ ही अमूर्त शक्ति दिखाई नहीं देता। आई होप आपको फीचर्स समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। उदाहरण के लिए ये जो है टूरिज्म बिजनेस एंटरप्राइज है, इसके अंतर्गत मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोई भी व्यापार में क्या किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं अपन, नियोजन। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, या फिर कौन सी विधि उत्तम होगी जिससे कि लाभ अधिक हो, लागत कम आए। साथ ही उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की जरूरत पड़ती है। उनको नेतृत्व प्रदान करना होता है। नेतृत्व मतलब होता है उनको बताना पड़ता है कि किस प्रकार काम करना है, ठीक है। साथ ही समय समय पर उनकी जो है टेस्टिंग की जाती है कि काम हुआ नहीं हुआ, जो दायित्व सौंपा गया तो उसके अनुकूल काम है नहीं है, सारी चीज़ें। अब इनको, ये तो हो गया हमारा सारी चीज़ें, पर इन सबको यहाँ पे ये सारी जो प्रक्रिया कहाँ की जाती है, भौतिक संसाधन होना जरूरी है, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग है, जो भी है। वित्तीय संसाधन, फाइनेंस, कैश की व्यवस्था होना चाहिए। मानव संसाधन, मशीन कितने भी हो, मानव जरूरत पड़ती है। उसके बाद सभी में आपस में कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। अब एग्जीक्यूट किया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा और जो कार्य है वो किया जाएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है एक प्रकार से प्रबंध के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रबंध के कुछ उद्देश्य हम जान लेते हैं, प्रबंध के महत्व को जानेंगे और उसके बाद बाकी की चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका संगठनात्मक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, कर्मचारी संबंधी उद्देश्य होता है। तो मैंने बताया था कोई भी प्रबंध हो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें प्रबंध अगर किया जा रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है? प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब हमेशा बने रहना, यानी कि जिंदा रहना, मतलब अपनी स्थिति को मार्केट में बनाए रखना। जिंदा रहने का मतलब, जीवित रहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कैसी भी परिस्थिति आए, जैसे कोरोना समय आया था, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, आपदा, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती है, उसके बाद भी जीवित रहना इसका पर्टिकुलर मेन उद्देश्य है। मतलब ये जीवित रहेगा तभी अन्य लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो पहला इसका उद्देश्य क्या होता है? जीवित रहना। दूसरा, जीवित रहने बस से काम नहीं होता, लाभ कमाना होता है। यानी कि मान लो लागत और लाभ दोनों बराबर है और जिंदगी भर मतलब आगे चल रहा है कंटिन्यू, तो इससे क्या काम हो गया कि नहीं? तो आगे धीरे धीरे जो है कोई भी व्यापार या कोई भी संस्था चाहेगी कि वो लाभ कमाए, और लाभ कमाना इसका संगठनात्मक उद्देश्य का दूसरा है। फिर नेक्स्ट है, लाभ कमाने बस से नहीं होगा, धीरे धीरे उसका विकास भी होना चाहिए। यानी कि वो भारत में है तो भारत के बाद अन्य देशों में जाए, अन्य देशों से पूरे विश्व में फैले, इसे बोलते हैं बढ़ोतरी। तो संगठनात्मक उद्देश्य यानी कि प्रबंध का पहला उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्य है, जिसमें कि जीवित रहना उसका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। दूसरा लाभ कमाना, तीसरा विकास करना, यानी कि धीरे धीरे। उदाहरण के रूप में टाटा कंपनी शुरू हुई थी तो शुरुआत में उसमें कम एम्प्लॉय थे, धीरे धीरे आज देखो आप वो जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पकड़ जमाए हुए है। तो विकसित हुई कि नहीं, बढ़ोतरी हुई कि नहीं उसमें? सिंपल सी बात है, सब किसके कारण हुआ है? प्रबंध के कारण, और प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य के कारण हुआ। ये चीज आपको क्लियर हो गई। कुछ होते हैं इसके सामाजिक उद्देश्य, समाज के लिए। कोई भी प्रबंध को अगर मार्केट में बने रहना, सामाजिक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो जो आर्थिक मूल्य है उनकी रचना करना, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार पैदा करना, मतलब संगठन में भर्ती करके रोजगार पैदा करना, समाज के हित में काम करना। दूसरा, विद्यालय है या हॉस्पिटल है, इस प्रकार की कुछ जो सुविधा है वो प्रदान करना, किसको? जो एम्प्लॉय उनके काम कर रहे हैं उनके लिए। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत समाज में आर्थिक मूल्य की रचना करना, ठीक है। साथ ही अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर जो है उपभोक्ताओं को प्रदान करना। दूसरा, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। तीसरा, विद्यालय, हॉस्पिटल, इस प्रकार की कुछ सुविधाएं यहाँ पे देना। ये होता है सामाजिक उद्देश्य किसका? प्रबंध का।
नेक्स्ट हम देखें कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। कर्मचारी ग्रुप में काम कर रहा है यानी कि प्रबंध है वो, ठीक है। काम कराने की कला को प्रबंध बोला जाता है लोगों से। तो लोग है मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय है मतलब कर्मचारी, और कर्मचारी के संबंध में भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाए, और कोई समय को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी बोनस की व्यवस्था। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है हमको, किसकी, प्रतियोगी वेतन के संबंध में। दूसरा व्यक्तिगत बढ़ोतरी। व्यक्तिगत बढ़ोतरी मतलब धीरे धीरे आप, कोई व्यक्ति कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा है, व्यापार के लिए, तो उसका विकास यानी कि उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसको अपग्रेड करने की कोशिश भी किया जाना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलती है। सामाजिक आवश्यकता है। सामाजिक आवश्यकता है, मतलब सिंपल सी बात है, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके बच्चों के लिए या फिर उसके परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करना, ताकि वो जो है कंपनी के लिए, कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़कर काम करे। तो ये कुछ होते हैं कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। तो हमने देखे यहाँ संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, कर्मचारी संबंधी उद्देश्य, 3 प्रकार के उद्देश्य हमने देखे यहाँ पे प्रबंध के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व से मतलब प्रबंध का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, बिना प्रबंध के कोई भी व्यापार जीवित नहीं रह सकता। और प्रबंध मतलब प्रबंधक, तो प्रबंधक नहीं है मतलब जो संसाधन है, जो भी उत्पादन के संसाधन है, मान लो वो संसाधन है तो वो साधन मात्र बनकर रह जाते हैं, वो कभी उत्पादक बन पाते क्या, नहीं। तो प्रबंध का महत्व बहुत अधिक है। वैसे भी हम यहाँ देख सकते हैं सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अब देखिए मुख्य कार्य जो होता है, यहाँ इतने व्यक्ति काम कर रहा है ये, ठीक है, पर इनका सबका एक निश्चित उद्देश्य होता है जो कि कंपनी का होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सर्विस प्रदान करना हो। तो सबका सामूहिक उद्देश्य होता है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ कंपनी में या व्यापार में काम कर रहे हैं, प्रबंध क्या करता है, उन सबके लक्ष्यों को एक सामूहिक लक्ष्य में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये काम करता है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है कौन, प्रबंध। दूसरा, जब आप सबको अलग अलग काम डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो इसको आपने काम दिए किसका, मार्केटिंग का, तो ये काम जो है, ये मार्केटिंग का काम बार बार वही करेगा। उससे क्या होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, तो उसके लिए नई नई चीज़ें, मतलब अनुभव होगा तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, वो अपनी क्षेत्र में और अधिक अच्छे से काम कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ प्रबंध को बोला गया है क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि यहाँ पे दायित्व जो है उसकी कैपेसिटी के अनुसार प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लो कोई मशीन चलाने में एक्सपर्ट है तो उसको मशीन चलाया जाएगा हमेशा के लिए, तो मशीन चलाने में और एक्सपर्ट होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी क्षमता में वृद्धि होती जाएगी। अब वही बात होती है ना कि एक ही व्यक्ति से आप 17 काम करा लो तो वो कोई भी क्षेत्र में माहिर नहीं होगा, कोई भी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं होगा। परंतु यहाँ प्रबंध के द्वारा लोगों को अपने जो क्षेत्र है, अपनी कैपेसिटी या अपनी फिर एक प्रकार से रुचि के अनुसार काम प्रोवाइड किया जाता है, उत्तरदायित्व प्रदान किया जाता है, ताकि उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट होता है गतिशील संगठन का निर्माण। कोई भी संगठन के अंतर्गत अगर देखें तो एम्प्लॉय उसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार मतलब भाई अभी कोई नई चीज़ आ गई है मार्केट में, तो उसके अनुसार पहले क्या होता था, जो कारखाने में उत्पादित हो रहा है वो बाजार तक चला जाता था, परंतु आज स्थिति ये हो गई कि बाजार में जिस चीज़ की मांग है वो कारखाने में उत्पादित किया जाएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार, ठीक है। तो जो बाजार में मार्केटिंग वाला क्या करता है, जो उपभोक्ता है उनकी रुचि या उनके जो भी आवश्यकता है उनको कलेक्ट करेगा डाटा, और कहाँ ले जाकर देगा, उत्पादन क्षेत्र में। तो उत्पादन उसी का किया जाएगा जो कि मार्केट में उसकी मांग है। तो परिवर्तन होते रहता है, उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु प्रबंध से क्या होता है, गतिशील संगठन का निर्माण होता है। प्रबंध से सहायता मिलती है कि उनको जो है परिवर्तन को स्वीकार करने योग्य बनाया जाए। तो ये गतिशील संगठन का निर्माण भी किसके माध्यम से पॉसिबल है, प्रबंध के माध्यम से। व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। अब आपको पता है सामूहिक लक्ष्य तो प्राप्त करना ही होता है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम करते हैं, कंपनी के सामूहिक लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, उनके खुद भी व्यक्तिगत उद्देश्य होंगे ना, तो उन व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने का काम जो होता है प्रबंधक का होता है, प्रबंध का। तो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कोई अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है, मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, कोई अपने जीवन में विकास करने के लिए काम कर रहा है। तो उन सबके लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कंपनी जो है या प्रबंधक अपने सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर सहायता करता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत उद्देश्य। दूसरा, समाज के विकास में सहायक। तो सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी सर्विस निकलेगी वो समाज के लिए ही निकलेगी, उपभोक्ता रहेंगे उसके लिए। तो समाज में अच्छी सर्विस जाए, अच्छा प्रोडक्ट जाए, ये काम होता है प्रबंध का, ताकि उसके विकास में जो है सहायक हो सके। मान लो कोई प्रबंध है,
वो किसी संस्था के माध्यम से विद्यालय खोला गया है समाज के लिए, तो विद्यालय में अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी और समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तो यहाँ पे हमने देखे प्रबंध के महत्व के अंतर्गत सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति यहाँ पे होती है, उसके बाद क्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है, उसके बाद गतिशील संगठन का निर्माण और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति, इसके अलावा समाज के विकास में सहायक। आई होप आपको प्रबंध के महत्व के बारे में जानकारी मिली है, वो समझ में आ गई होगी। अब हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रबंधक नहीं बनना। अभी क्यों नहीं बनना प्रबंधक? सोचना प्रबंधक के जैसे, पर प्रबंधक अभी बनने लगे तो आपको एग्ज़ाम में मात्र 25 मार्क्स लेना है, ठीक है, ना कि आप पूरे 200 मार्क्स इसी के लेने वाले हो। तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन हल करने के हिसाब से ही पढ़ना है, अन्यथा आप जो है पता चल रहा है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हमारा जो है पूरा टाइम प्रबंध में ही चला गया। अन्य सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट जिसमें 7 और पढ़ना है प्रबंध के साथ साथ। कंप्यूटर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन में, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ भी मैं क्विज हल कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति यानी कि उसका नेचर। नेचर मतलब वो कैसा है, प्रबंध की प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा है वो। तो नेचर मतलब समझ सकते हैं आप उसकी प्रकृति। तो कुछ लोगों ने इसको कला माना है, कुछ लोगों ने विज्ञान माना है, कुछ लोगों ने इसको दोनों माना है, कला और विज्ञान। अब क्यों माना है ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना। तो मानने का कुछ हम जो है एक प्रकार से यहाँ पे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कला के हम कुछ एग्जाम्पल देखें। सैद्धांतिक ज्ञान इसमें होता है, व्यक्तिगत योग्यता होती है और व्यवहार एवं रचनात्मकता होती है। जैसे सैद्धांतिक ज्ञान की अगर बात करें तो संगीत आप देख सकते हैं, देखिए संगीत। उसके अलावा आप देख सकते हैं कलाकार जो होते हैं, कलाकार मतलब होता है जैसे अलग अलग प्रकार से नाचना भी, डांस करना भी एक कलाकारी है, गाना भी एक कलाकारी है, ठीक है। इसके अलावा जो लेखक है या फिर जो कवि है वो भी एक कलाकारी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। उसी प्रकार जो हमारा प्रबंध होता है, प्रबंध भी क्या है, प्रबंध भी एक प्रकार से पहले से निश्चित चीज़ें हैं, जैसे कि धीरे धीरे नियम विकसित हो रहा है तो उन सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम चलता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है, सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, यानी कि सिद्धांत पहले से है। जैसे नियोजन का सिद्धांत है या बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जिसके अकॉर्डिंग प्रबंध किया जाता है। व्यक्तिगत योग्यता, जो सिद्धांत पढ़ा गया उसके अनुसार व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए दो कलाकार होते हैं, दो कलाकार एक जैसा काम, एक जैसा डांस नहीं कर सकते। दो जो लेखक है वो एक जैसा लिख नहीं सकते। तो ये क्या है, इनमें कला तो है परंतु एक जैसा नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों की जो कैपेसिटी यूज़ करने की वो व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार हो सकती है। उसी प्रकार दो प्रबंधक की अगर बात करो तो दो प्रबंधक भी एक जैसे नहीं हो सकते। मान लो दोनों ने सैद्धांतिक ज्ञान का यूज़ किया नियोजन कैसे करना है, पर दोनों का व्यापार जो है एक सी रफ्तार में नहीं जा सकता, एक आगे होगा तो एक पीछे होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। इसलिए प्रबंध जो है कला है, सैद्धांतिक ज्ञान के अकॉर्डिंग भी कला है, ठीक है, उसके अनुसार व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी कला है, व्यवहार एवं रचनात्मक के अनुसार, रचनात्मकता के अनुसार। अब मैंने कोई चीज़ सीखा हूँ तो मैं अपनी अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने दिमाग यानी कि आईक्यू लेवल के अनुसार उसका यूज़ कर पाऊंगा। तो अपने व्यवहार और रचनात्मकता के अनुसार ही कला का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार प्रबंध का यूज़ भी जो है व्यवहार एवं रचनात्मकता के आधार पर किया जाता है। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो प्रबंध क्या है, प्रबंध एक कला है, ठीक है। प्रबंध क्या है, एक आर्ट है। आर्ट मतलब होता है उसको किस प्रकार करना। मान लो आप लिख रहे हो, लिखने का आर्ट है ना आपके पास। अब हर एक व्यक्ति को लिखना आ रहा है तो इसका मतलब आपके जैसा नहीं लिख सकता वो, ठीक है। आपका लिखावट अलग है और सामने वाले की लिखावट अलग है। उसी प्रकार प्रबंध करना भी अलग अलग मतलब कला है। क्यों? क्योंकि सामने वाला प्रबंध कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, दोनों को प्रबंध करने का जो कैपेसिटी वो अलग अलग हो सकती है। दूसरा बोला गया है प्रबंध एक विज्ञान है, यानी कि क्या है, साइंस है। तो साइंस मतलब ये क्रमबद्ध ज्ञान का समूह को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जैसे कि क्रमबद्ध ज्ञान मतलब जैसे मान लो प्लानिंग की गई है तो प्लानिंग के कुछ निश्चित सिद्धांत पहले से ही क्या बना दिए गए हैं, सिद्धांत बना दिए गए हैं बहुत सारे प्रबंधक के द्वारा। जैसे हेनरी फ्योल है, टेलर है, इनके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे एनसीईआरटी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे। जैसे कि हेनरी फ्योल के माध्यम से, हेनरी फ्योल के द्वारा 14 प्रबंध के सिद्धांत को जनरेट किया गया है, यानी कि उनको प्रतिपादित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, क्रमबद्ध ज्ञान है कि नहीं प्रबंध में भी, सिंपल सी बात है। जिस प्रकार विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी प्रकार प्रबंध का भी क्रमबद्ध ज्ञान है। अब ये जो ज्ञान है वो परीक्षण पर आधारित है कि नहीं। मान लो आप कोई काम को रेगुलर कर रहे हो 8-10 साल तक, आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव हो जाएगी कि इस प्रकार काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, इस प्रकार करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप उन चीज़ों से बचकर चलेंगे ना, तो उसके लिए आप एक सिद्धांत बना देते हैं। तो परीक्षण पर आधारित है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये प्रबंध का जितने भी सिद्धांत है वो परीक्षण पर ही आधारित है, तो इस हिसाब से उसको विज्ञान बोला जा सकता है।
व्यापक वैधता है। व्यापक वैधता का मतलब अब ये सिद्धांत बना दिए गए हैं, परंतु अगर परिवर्तन होता है तो क्या इन सिद्धांत में बदलाव नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये व्यापक रूप से वैध माने जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने दोनों तरीके से देखे हैं कि प्रबंध क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, तो प्रबंध दोनों है, प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है। इसके अलावा प्रबंध एक पेशा भी है। पेशा मतलब प्रोफेशन हम बोल सकते हैं। अब प्रोफेशन से आपको समझ में आ रहा है, मान लो एक टीचर है, ठीक है, टीचर है, टीचर भी क्या है, टीचिंग करना उसका क्या है, प्रोफेशन है। एक डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर भी एक, डॉक्टर मतलब इलाज करना एक पेशा है। इसके अलावा एक वकील की बात करें, एडवोकेट, किसकी बात कर रहे हैं, एडवोकेट, एडवोकेट भी एक प्रकार का क्या है, पेशा है। तो ये जो है एक प्रकार से डिग्री, यानी कि पहले से परिभाषित जो ज्ञान होता है पुस्तक से, मैगजीन से, किसी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से हम देखें तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, टीचर की पढ़ाई होती है, एडवोकेट की पढ़ाई होती है। उसी प्रकार मैनेजमेंट की भी पढ़ाई यहाँ पे होती है। कैसे? आपने आईआईएम का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब कहाँ पे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भली भांति परिभाषित ज्ञान, यानी कि पहले से उपलब्ध ज्ञान को हम सीखते हैं। उसके अलावा हमारी इंट्रेंस परीक्षा, टीचिंग के लिए भी अगर जॉब करना तो उसके लिए परीक्षा होती है। आपको अगर एडवोकेट मतलब वकील बनना है तो उसके लिए भी परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होंगे बीसीआई के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। डॉक्टर की अगर पढ़ाई करें हो तो उसके लिए भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अवरोधित प्रवेश, यानी कि आप एंट्रेंस परीक्षा दोगे तभी आप प्रवेश कर सकते हो। उसी प्रकार प्रबंधक की भी जो है, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई किया तो वो मतलब एक प्रकार से उन्हें अकाउंटेंट की पढ़ाई किया तब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, ठीक है। पेशागत परिषद मतलब हर एक चीज़ के लिए एक परिषद होती है। जैसे आईआईएम जो है किसके लिए है, प्रबंधक के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें किसकी, टीचर के लिए अलग है, ठीक है। जैसे अगर बात करें एनईटी, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या है, ये प्रोफेसर के लिए एक प्रकार से इंट्रेंस है। मतलब इस परीक्षा को आप पास कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीएचडी भी आप देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर की डिग्री होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप एमबीबीएस की अगर बात करें तो ये डॉक्टर मतलब ट्रीटमेंट करने वाला। तो ये सबके लिए क्या है, एक परिषद है। साथ ही नैतिक आचार संहिता होती है। मान लो आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर के लिए क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है। तो शपथ ली जाएगी किसी निश्चित परिषद के अंतर्गत। और साथ ही प्रबंधक की भी अगर बात करें तो प्रबंधक अगर बन रहा है तो वो संस्था को, जो भी संस्था में वो प्रबंध का काम करेगा उसको हमेशा आगे ले जाने का काम करेगा। ये उसकी जो होगी एक प्रकार से आचार संहिता हो गई, ठीक है। साथ ही सेवा का उद्देश्य, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाना तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी मान लो देख सकते हैं, परंतु उसके साथ में अलग चीज़ें देखें तो समाज के लिए काम करना, ठीक है। समाज के लिए जितने भी हमारे एम्प्लॉई है उनके लिए काम करना, ठीक है, संगठन के लिए काम करना, ये सब क्या है, ये सब जो है एक प्रकार से सेवा के उद्देश्य से वो काम किया जाता है। मतलब लाभ कमाना एक अलग मैटर है और सेवा का उद्देश्य अलग है। तो जैसे डॉक्टर की अगर बात करें तो उसमें सेवा का उद्देश्य होता है, पैसा कमाना तो है ही उसका मेन काम, परंतु सेवा का उद्देश्य भी है। अच्छे से अच्छा इलाज करेगा तो सिंपल सी बात, उसके पास ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, ठीक है। एडवोकेट भी अगर अच्छे से उसकी न्याय दिलवाएगा क्लाइंट को तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसी प्रकार प्रबंधक की अगर बात करें तो प्रबंधक जो है मतलब अच्छा काम करेगा समाज के लिए जो भी है, तो ज़्यादा उसका प्रबंध का काम जो है आगे चलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन सभी गुणों के हिसाब से अगर देखें तो प्रबंध क्या है, एक पेशा भी है, यानी कि एक प्रोफेशन भी है, ठीक है। चलिए आगे देखें। प्रबंध के कुछ स्तर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रबंध 3 लेवल में बटा हुआ है, एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल में कुछ मुख्य कर्मचारी मतलब मुख्य जो उच्च स्तर के अधिकारी आ जाते हैं, जैसे कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ जो है एक प्रकार से मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। टॉप लेवल की जितनी भी योजनाएं होती है वो मिडिल लेवल से होकर लो लेवल तक पहुंचाई जाती है, किसके माध्यम से, मिडिल लेवल के द्वारा। इसका मतलब टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में मिडिल लेवल एक कड़ी का काम कर रहा है। और मिडिल लेवल में क्या जाते हैं, विभाग प्रमुख, क्या जाते हैं, विभाग प्रमुख। विभाग प्रमुख मतलब डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब क्या है, विभाग प्रमुख है। उसके बाद लो लेवल में आपको देखने को मिलेगा सबसे निचले स्तर का, जैसे कि सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, क्लर्क है, जूनियर क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, ये सब जो है लो लेवल में। इनको बोलते हैं परिचालन। परिचालन मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं सही रूप में, मतलब
ऊपर वाले की योजना नीचे तक ले जाने का काम मिडिल लेवल करता है, और मिडिल लेवल वाले जो है मतलब लो लेवल वाले एम्प्लॉय तक या निचले स्तर के कर्मचारी तक इन सभी योजनाओं को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लो लेवल की, तो लो लेवल जो होते हैं प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, किसी भी काम का अवलोकन वो खुद से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में एम्प्लॉय जो है उनके अंडर में ही काम करते हैं। तो आपको 3 स्तर देखे प्रबंध के, टॉप, मिडिल और लो, तीनों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और तीनों के अंतर्गत जो अधिकारी उनको भी ध्यान रखना ताकि क्वेश्चन आप हल कर सकें। फिर यहाँ भी देख सकते हैं हम, देखिए टॉप लेवल पर संचालक मंडल देखने को मिलता है, उच्च स्तरीय प्रबंध। नीचे आपको विभागीय प्रमुख, क्रय विक्रय विपणन इनके प्रबंधक मध्य स्तरीय में, इनकी योजनाओं को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम ये करते हैं कड़ी। उसके बाद निम्न स्तरीय प्रबंधक यानी कि पर्यवेक्षक है, निरीक्षक, फॉरमैन, अनुभाग अधिकारी, ये सब क्या है, इनके जस्ट नीचे जो है एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं एक प्रकार से हम बोले तो। इसके अलावा प्रबंध के कार्य की अगर बात करें तो नियोजन क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा साधन इसमें सही रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है हमको, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन सब के बारे में अलग अलग चैप्टर है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है। इसका नियुक्ति यानी कि समय समय पर सही काम के लिए सही व्यक्ति को क्या करना, सेलेक्ट करना, उसे बोलते हैं नियुक्ति यानी स्टाफिंग। नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नियुक्ति को स्टाफिंग बोलते हैं। अब उनको समय समय पर निर्देशित करना कैसे काम करना है उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना। कंट्रोलिंग करना यानी कि नियंत्रण करना। उसके बाद समय समय पर उनको मोटिवेट करना भी होता है यानी कि अभिप्रेरित भी करना होता है। ये सब क्या है, ये सब प्रबंध के काम है। इसके बाद समन्वय की बात करते हैं। बिना समन्वय के कोई भी मतलब कोई भी कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर सकते। तो समन्वय को तो सेकेंडरी काम माना जाता है, पर मुझे लगता है कि समन्वय शुरू से लेकर एंड तक अपनी जगह बनाकर रखता है प्रबंध में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, यहाँ भी अलग, यहाँ अलग, ये देखिए यहाँ, परंतु इन सभी का मुख्य उद्देश्य जो होता है, इन मुख्य प्रबंधक के द्वारा एक कंपनी का जो मेन टारगेट होता है, मान लो प्रॉफिट है, तो उसको टारगेट में ध्यान में रखकर ये चलते हैं सभी। अगर इनमें सब में तालमेल ना बैठाया जाए तो सब ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कोई कहीं भागेगा। मतलब अगर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है सभी में, तो सिंपल सी बात है अव्यवस्थित रूप से वो काम करेंगे, ठीक है, इससे बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए सब में तालमेल बनाने का काम कौन करता है, प्रबंधक। तो तालमेल बनाने को बोलते हैं समन्वय करना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देख सकते हैं, एनसीईआरटी के पिक्चर है, ठीक है, कार्टून है। तो जैसे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, प्रोडक्शन है, और उसके बाद देखिए रिपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं रिसेप्शन है, शिपिंग है। इसके अलावा आप देखें ये अकाउंटेंसी है, स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्शन वाला अपनी मर्जी से काम करेगा, नो स्टॉक बोल देगा। सेल्स वाला कभी, आप सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक नहीं है तो वो बेचेगा कैसे, एक दूसरे को चिल्लाते रहेंगे। रिपोर्ट बनाने वाला अच्छे से रिपोर्ट नहीं बना रहा, रिसेप्शन ये देखो घंटों दूसरे, मतलब जहाँ कस्टमर से बात करना चाहिए, रिसेप्शन का काम करना चाहिए, वो मतलब अलग ही अपनी कथा सुना रही कि मतलब अपने फैमिली से बात करना, दोस्तों से बात करना, इस प्रकार की हरकत यहाँ देखने को मिलेगी। शिपिंग देखिए जहाज डूब गया समझो। अकाउंटेंसी अच्छे से मैनेज नहीं हो रहे अकाउंट, तो यहाँ देखिए चोरी हो गया है। तो समन्वय ना रहने पर सबके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। तो समन्वय का मतलब आप समझ गए होंगे समन्वय होना कितना जरूरी है। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये गाड़ी का गियर बॉक्स दिख रहा है, गाड़ी का क्या है, गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स तो आपने ऊपर से देखा होगा पैक रहता है, पर अंदर का मटेरियल आपने देखा होगा, साइकिल का गियर तो देखा होगा। देखिए सभी जो है अलग अलग है, परंतु इनका मुख्य टारगेट क्या होता है, जो बाइक है, कार है, जहाँ भी गियर बॉक्स होता है उसको आगे बढ़ाना इसका मुख्य टारगेट होता है। तो हर एक यूनिट अलग अलग है ना। यह गाड़ी की बात कर लेते हैं, मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल में टायर अलग काम करते हैं, चेन अलग काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लच अलग, एक्सीलेटर अलग, हेडलाइट है, सारी चीज़ अब अलग अलग है। उसके बाद भी सभी जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं, और उनका काम जो है एक साथ मिलकर क्या होता है, गाड़ी को चलाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। उसी प्रकार कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध के अंतर्गत जो समन्वय है वो क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कर्मचारी, सबको मिलजुल कर एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्रेरित करना, उसे बोलते हैं समन्वय। जिस प्रकार गाड़ी में अलग अलग आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग गियर है, उसके बाद भी ये गाड़ी को चलाने का काम करते हैं, इसे बोलते हैं समन्वय, ठीक है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। तो ये समन्वय की प्रकृति हम देख सकते हैं, सामूहिक क्रियाओं में एकात्मकता लाता है, अलग अलग चीज़ों को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। कार्यवाही में एकता, जो भी काम किया जा रहा है वो सब जो है, जैसे मान लो कंप्यूटर की बात करें, कीबोर्ड अलग काम करता है, माउस अलग काम करता है, परंतु फिर भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार कंपनी में सब अलग अलग काम करते हैं, तो उसके बाद भी उनकी कार्यवाही में एकता होती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने अच्छे माल तैयार करा यानी प्रोडक्ट बनाया,
मार्केटिंग वाले ने उसकी मार्केटिंग किया, सेल्स ने यहाँ पे बेचा, और फाइनेंस के पास, तो फाइनेंस के पास पैसा कब अच्छा आएगा, जब ये सभी काम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग काम होने के बाद भी सब में क्या रहती है, एकता रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मान लो मोटरसाइकिल की जो बात करें, एक समय तक समन्वय हुआ सब में, और एक समय बाद एक ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या मोटरसाइकिल चल जाएगी कि नहीं, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। उसी प्रकार कोई व्यापार, कोई संस्था में प्रबंध के अंतर्गत जो समन्वय है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। सर्वव्यापी कार्य है, हर जगह समन्वय की जरूरत पड़ेगी, ये भी चीज़ आपको पता चल गई। सभी प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है कि वो समन्वय बनाकर रखे, और सोचा समझा कार्य होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, समन्वय का महत्व क्यों जरूरी है। छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, उसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं, सभी लोगों के अंतर्गत तालमेल बैठाने के लिए जो संगठन है उसके आकार के हिसाब से समन्वय की जरूरत पड़ती है। कार्यात्मक विभेदीकरण, यानी सबका काम अलग अलग होता है, और उसके सबके काम को एक साथ मिलाकर चलने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, समन्वय की। विशिष्टीकरण, हर एक व्यक्ति अपना विशिष्ट काम करता है, तो उसके लिए भी समन्वय की जरूरत पड़ती है, ताकि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ा जा सके। इसके अलावा आप अगर बात करें, देखिए सबसे अच्छा उदाहरण डब्बा वाले का। डब्बा वाले मतलब ये मुंबई के अंतर्गत जो है, डब्बा वाले का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो कि घर का बना ताज़ा खाना ऑफिस तक पहुंचाने का काम करते हैं लोगों के घरों से। तो कैसे, देखिए डब्बा वाला या डब्बा वाले ऐसे लोगों का एक समूह जो कि भारत में ज़्यादातर मुंबई शहर में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी जो कर्मचारी है, उनको दोपहर का खाना कार्यस्थल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसमें इतना खतरनाक समन्वय है कि 1 मिनट की भी देरी नहीं होती, मतलब 0.0% एरर की संभावना रहती है, जबकि 100% काम यहाँ पे पूरा करके दिया जाता है। और किसी भी दिन, सिर्फ एक दिन यहाँ पे क्या हुई थी, अन्ना हजारे की हड़ताल के समय एक दिन इन्होंने खाना नहीं पहुंचाया था, बस वो दिन था। नहीं तो इन्होंने 1890 से शुरुआत हुआ है, जैसे हम यहाँ देखें तो 1890 से इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है, 1890 से इनकी शुरुआत हुई है, और 1890 के बाद से अभी तक अगर देखें तो एक भी दिन का इन्होंने क्या हुआ है, गायब नहीं हुए, यानी कि गोल नहीं मारा है। तो इनकी मैं प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए, टिफिन टू बी डिलीवर्ड, जैसे अंधेरी है, दादर है, बांद्रा है, इन जगह देखिए डिलीवर होता है। और देखिए कोडवर्ड, देखिए मतलब कलर, देखिए यहाँ पे रेड कलर है, येलो कलर है, उसके बाद है ब्लू कलर। तो इन कलर के हिसाब से देखिए उन सबके, जिन एम्प्लॉय के घर में खाना पहुंचाना रहता है टिफिन, वहाँ से टिफिन को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद देखिए कलर कोडिंग चलती है। कलर कोडिंग के अनुसार देखिए रेलवे स्टेशन, या आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में कलर कोडिंग, यहाँ डेस्टिनेशन के बाद जो है सॉर्टिंग की जाती है कि देखिए अंधेरी के अलग हो जाएंगे, दादर के अलग हो जाएंगे, बांद्रा के अलग हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भी अगर देखिए यहाँ पे बांद्रा वाले हैं तो देखिए यहाँ देखिए एक जगह पहुँच जाएंगे, मतलब इन तीन, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के दिख रहे हैं, तीनों को अलग अलग सॉर्ट किया गया, और तीनों को अलग अलग सॉर्ट करने के बाद जो डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे देखिए जो रेलवे स्टेशन है बांद्रा का, वहाँ पे देखिए सीधे बांद्रा वाले आ गए। उसके बाद जो स्टेशन है आपका कौन सा, दादर वाला, तो दादर वाले टिफिन यहाँ पे आ गए, यानी डब्बा। उसके बाद रेड मतलब हो गया अंधेरी, अंधेरी वाले जहाँ पे भी आए होंगे सभी यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से ऑफिस तक जाते हैं, और ऑफिस से ठेला, हाथ ठेला में, सिर पे, या फिर साइकिल के माध्यम से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब बताइए मुझे यहाँ कितने स्टेप्स है। एक तो कलेक्शन किया जा रहा है, एक यहाँ पे देखिए कलेक्शन करने के बाद सॉर्टिंग की जा रही है, सॉर्टिंग के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है, डेस्टिनेशन के बाद डिलीवरी की जा रही है। तो 4-5 स्टेप में किए जा रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ समन्वय इतना तगड़ा है कि समय पर टिफिन पहुंचता है, एक भी मिनट की देरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, समन्वय। तो ये क्या है, ये प्रबंध का, आप देख सकते हैं प्रबंध के अंतर्गत जो समन्वय है वो हर समय उपलब्ध होता है, हर समय। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्थिर है नहीं, ये गतिशील है, यानी कि हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको माना जाता है। इसी में भी आप देख सकते हैं पिकअप किया गया, कलेक्शन, कलेक्शन के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद डेस्टिनेशन स्टेशन, उसके बाद देखिए पिकअप बाय डब्बा वाला और डिलीवरी कर दिया। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर प्रबंध के बारे में बेसिक चीज़ें जान लिया है। बेसिक चीज़ें मतलब प्रबंध क्या है, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध का महत्व, प्रबंध की डेफिनेशन, समन्वय, उसके कार्य, ठीक है, उसकी जो बहुत सारी चीज़ है वो सब हमने जान ली। अब बात करेंगे हम इसका क्या, अब बात करेंगे हम जो है इसके क्विज के बारे में। तो क्विज हम पढ़ेंगे, उसके पहले आप जो है पूरा कंप्लीट इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि क्विज हल करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।